Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science worksheet number 64. Today's topic is फेडरलिज्म संघवाद यानी रिवीजन वर्कशीट के अंतर्गत हम लोग आज फेडरलिज्म संघवाद के 3 और 5 नंबर वाले प्रश्नों को देखें। आज के वर्कशीट के प्रश्नों को जो 3 और 5 नंबर के वाले प्रश्न हैं और उसके बाद जो सोर्स आधारित प्रश्न हैं उसको आसान शब्दों में उनके उत्तर को हम लोग लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट है संघवाद। संघवाद में पुनरावृत्ति के अंतर्गत हम लोग 3 और 5 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, जिनमें जो पहली सूची है वो है संघ सूची है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। इनमें लगभग 100 विषय दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं प्रतिरक्षा, डिफेंस, मुद्रा, बैंकिंग, विदेश नीति और संचार इत्यादि जो सब्जेक्ट हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है राज्य सूची। राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची में जो विषय होते हैं उनके कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इस सूची में कुल 61 जो विषय शामिल हैं, इसमें जो विषय शामिल हैं वो है 61। तो इन विषयों को तो देखना सही रहेगा, बट जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद है वो सूची है वो है थर्ड समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के पास होता है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस सूची में कुल 52 विषय शामिल हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं शिक्षा, वन, गोद लेना, विवाह, मजदूर संघ और जनसंख्या नियंत्रण। बच्चों, ये उदाहरण के तौर पर 1 नंबर के प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनके उदाहरण को याद कर लीजिएगा आप लोग। इन तीनों सूचियों के अलावा कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं केंद्र सरकार के पास, रेजिड्यूरी पावर्स। ऐसे विषय जो ऊपर दिए गए तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो जो तीनों सूचियों में जो शामिल नहीं है सब्जेक्ट, उसको हम इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास होता है, जिसे हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी जो स्थानीय सरकार हैं उनके महत्व के बारे में बताना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती हैं। पहला जो पॉइंट है, इनके उत्तर को हम पॉइंट के रूप में देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। यानी जो भी स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय सरकार उसको तुरंत समाधान कर लेती है। दूसरा जो पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना। यानी जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं, जो नगर निगम के होते हैं, पंचायत के होते हैं, वो सरकार में उनकी सीधे सीधे भागीदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट जो है, ये जो सत्ता का केंद्र है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नहीं सिमटा होता है, ये स्थानीय शासन पर भी विकेंद्रित होता है। कहने का मतलब है सत्ता की सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों में न होकर स्थानीय शासन के हाथ में भी होता है। इसे ही हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। यानी जो ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं उनको पता होता है कि पैसा जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो आ रहा है उसकी खर्च वगैरह कहाँ पे है, इसके बारे में उनको। तीसरा प्रश्न है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं तथा उनमें शक्तियों का बंटवारा अलग अलग तरीके से होता है। यानी केंद्र सरकार की शक्ति अलग होगी, राज्य सरकार की शक्ति अलग होगी और स्थानीय सरकार की शक्ति अलग होगी। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और भारत अपने देश की कंपेयर करें तो भारत में क्या है कि 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। आज के वर्कशीट का जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघ के सिद्धांत पर आधारित है।
कथन स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर में भारतीय संघ में वह सभी लक्षण है जो भारत को संघ बनाते हैं, यानी इंडिया को एक तरह से फेडरल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनमें पहला जो पॉइंट है वो है भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तर की सरकारें होती हैं। भारत में एक लिखित व विस्तृत संविधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। और 5वां जो पॉइंट है प्रत्येक स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। आज के वर्कशीट का जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशन थे 1990 से पहले और बाद, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहला पॉइंट है 90 से पहले विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें होती थी। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। यानी गठबंधन सरकार में जो भी पार्टियां सम्मिलित होंगी वो केंद्र सरकार में सम्मिलित बड़ी राजनीतिक पार्टियों से अपने मुद्दों के उनके समक्ष रखेगी और अपनी बातों को मनवाएगी। तीसरा जो है केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र और राज्य में तनाव की कमी और इनके संबंधों में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 1992 के संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो 1992 में, इसके उत्तर को लिखेंगे, 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। यानी 1992 के बाद जो ग्राम पंचायत थी और जो शहरों में नगर निगम, नगर पालिका थी, उनके सुधार हेतु बहुत अच्छे प्रयास किए गए सरकार द्वारा। उसमें दूसरा जो पॉइंट है स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया। यानी 1992 के बाद स्थानीय निकायों में जो चुनाव होते थे वो नियमित रूप से प्रारंभ किए गए। स्थानीय सरकार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। एक बहुत ही अच्छी सरकार द्वारा प्रयास था कि महिलाओं के लिए 1/3 पद रिजर्व कर दिए गए, चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर निगम या नगर पालिका हो। 5वां जो पॉइंट है प्रत्येक राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद विभिन्न प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती थी। लगभग आज भी हम देखते हैं तो 1500 से ज़्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। तो कैसे सरकार ने इसको एडजस्ट किया, तो उत्तर आज़ादी के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषाओं को एक साथ अपनाया गया। पहला जो था अर्थात अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक स्थानीय भाषा को पढ़ाना अनिवार्य किया गया। यानी अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो कोई भी स्थानीय जो भाषा होगी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी के अलावा संविधान में 21 अन्य भाषाओं को मान्यता दी गई। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएँ हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय कार्यों के लिए किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा नीति को चुनौती का सामना इस प्रकार भारत सरकार ने किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। तो सर्वप्रथम बच्चों हम गठबंधन सरकार के बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य सहयोगी दल मिलकर गठबंधन सरकार चला रहे हैं। यानी जो वर्तमान की हमारी केंद्रीय सरकार है एक गठबंधन सरकार है जिसको हम NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहते हैं। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है जिसमें सभी दलों की सहमति होती है। यानी सभी दलों की सहमति, यानी सरकार में जो भी दल होते हैं शामिल होते हैं उनकी सबकी सहमति होती है। गठबंधन सरकार में सभी दलों की मांगों तथा इच्छाओं का सम्मान भी किया जाता है। यानी जितने भी गठबंधन दल में शामिल होंगे पार्टी, उनके सभी के मांगों और इच्छाओं का सम्मान भी किया जाता है। 5वां जो पॉइंट है, गठबंधन सरकार में सभी दलों की भागीदारी होती है। यानी गठबंधन सरकार में जितनी भी राजनीतिक दल शामिल होंगे उन सब की भागीदारी सुनिश्चित होती है। प्रश्न नंबर 9 है पंचायती राज प्रणाली।
यानी पंचायती राज व्यवस्था यानी प्रणाली किन्हीं दो उपलब्धियों और किन्हीं दो चुनौतियों के बारे में बताइए। डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पंचायती राज की उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करना है, उसके चुनौतियों के बारे में डिस्कस करना है। तो उपलब्धियों के बारे में हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन किया जाने लगा, तो इससे पंचायती राज व्यवस्था अच्छी से सुदृढ़ हो गई। समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा किया गया, यानी जो भी समस्याएं होती थी, स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती थी, उसको स्थानीय सरकारों द्वारा उसका समाधान किया गया। दूसरा जो पॉइंट है, स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया गया और लोगों में जागरूकता भी बढ़ी। तो ये हम कह सकते हैं कि दो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं पंचायती राज व्यवस्था में। इसके साथ साथ पंचायती राज की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उनके चुनौतियों के बारे में देखेंगे। पंचायतों के चुनाव में गुटबंदी की शुरुआत होने लगी, यानी ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत व्यवस्था, पंचायत चुनाव स्टार्ट हुए थे, उनमें ग्रामीण स्तर पर गुटबंदी बनने लगा, जिससे ग्राम पंचायत की विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी। दूसरी जो चुनौती है, धन का अभाव होने लगा, यानी धन के अभाव होने से ग्रामीण विकास पर बुरा असर पड़ने लगा। और जागरूकता की कमी, गांव में जो लोग होते थे उनमें जागरूकता की कमी होने से ग्रामीण विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये दो बड़े पंचायती राज व्यवस्था के दो बड़े चुनौती हैं। आज के वर्कशीट का जो लास्ट प्रश्न है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार के आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। यानी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है, देश की आज़ादी के बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की ज़रूरत महसूस की गई, और उस समय देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो हिंदी थी। तो 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को राजभाषा का तौर पर स्वीकार कर लिया, यानी कामकाज की भाषा के रूप में हम हिंदी को स्वीकार कर लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है। वर्तमान में देश के प्रत्येक कोने में हिंदी बोलने तथा समझने वाले लोग मौजूद हैं। सरकार द्वारा यह तय किया गया कि जब तक हिंदी का संपूर्ण विकास रूप नहीं हो जाता, तब तक से अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी, और आज भी अंग्रेजी भाषा को जारी रखा गया है। डियर स्टूडेंट, आज के वर्कशीट का जो सेकेंड सेगमेंट है वो है स्रोत आधारित प्रश्न। डियर स्टूडेंट, आज के वर्कशीट का जो सेकेंड सेगमेंट है वो है स्रोत आधारित प्रश्न। सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, ये 1 मार्क में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करिए। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और सत्ता का बंटवारा होता है। प्रश्न नंबर बी, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां केवल एक ही स्तर की सरकार होती है, उसे एकात्मक शासन या सरकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं चीन, ग्रेट ब्रिटेन, वहां पे एकात्मक सरकार कार्य करती हैं। जो हमारा प्रश्न है, भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है, यानी भारत में कौन से संघीय सरकार का रूप पाया जाता है? तो संघीय सरकार के 2 रूप पाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा होता है सबको साथ लेकर, यानी सबको साथ लेकर चलने की जो संघीय व्यवस्था होती है उसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। तो भारत क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का उदाहरण है। इस वर्कशीट का जो आखिरी प्रश्न है, दिया गया है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखना है। तो ऊपर बच्चों आप लोगों ने अनुच्छेद को पढ़ लिया होगा, तो ये हमारा अनुच्छेद है जिसको आपको पढ़कर इसकी जो संक्षिप्त विवरण आपको देना है कि इस पूरे अनुच्छेद से आप क्या समझते हैं। तो ऊपर दिए गए अनुच्छेद में संघात्मक शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था का तुलना किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है या तुलना किया गया है, बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आई गई होगी, और आप लोगों को इस वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।